Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग की स्टेजेस लिखी हुई हैं। लेखांकन प्रक्रियाओं की जो अवस्थाएं हैं और विशेषताएं हैं, आज हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको शुरुआत में बता देते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या है। तो इस वीडियो में आगे आपको एनालिटिकल थिंकिंग बेसिस पर जो मैच द कॉलम कॉन्सेप्ट होती है, जो कि हम अपने पेड कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आज हम आपको यहाँ बताएंगे। और सिर्फ यहाँ स्क्रीन को देखकर आप अंदाज़ा ना लगाएं कि यहाँ सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है जो पर्टिकुलर ऊपर स्क्रीन में दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। आइडेंटिफाई से लेकर कम्युनिकेशन तक किस प्रोसेस का रिलेशन अकाउंट की किस पर्टिकुलर स्टेज से है, किस में जनरल आता है, किस में लेज़र आता है, तो आज हम इंटरनल फैक्ट लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। और आज हम आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग यानी कि आपको लेखांकन की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में और मूलभूत अवस्थाओं के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि लेखांकन प्रक्रिया लिखा हुआ है और लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले वित्तीय लेखों को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रकार का वो ट्रांजैक्शन है। अगर वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट से बना है, यानी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मुद्रा मापन अवधारणा पर खरा नहीं उतरता, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ये कंफर्म किया जाता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। हर इवेंट इकोनॉमिक इवेंट नहीं होता और हर इकोनॉमिक इवेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले हम उसको ये जानेंगे कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो वो फाइनेंशियल डेटा हो जाएगा और फाइनेंशियल डेटा को अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले पहचान की जाती है कि वो फाइनेंशियल डेटा जो है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन है तो फिर उसकी मेजरिंग की जाती है, मतलब उसको मापा जाता है कि वो कितने रुपए में है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में है कि नहीं। अगर उसकी कोई वैल्यू होगी, अगर उससे रिलेटेड हमारे पास एविडेंस होंगे, यानी कि जैसे हम बोलें तो प्रमाणक होंगे, बाउचर होंगे, कैश मेमो होगा, कैश रिसिप्ट होगा, तो उन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में हमको बाउचर नंबर वगैरह भी लगता है, तो बाउचर नंबर वगैरह का यूज़ रिकॉर्डिंग में किया जाता है। तो अकाउंट की पहली स्टेप जो जनरल है, वो जनरल किससे रिलेटेड है, तो वो जनरल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। आप याद रखिए, रिकॉर्डिंग को इंग्लिश में हम अभिलेखन कहते हैं। तो इस अभिलेखन के अंतर्गत क्या आता है, इस अभिलेखन के अंतर्गत आपकी जनरल एंट्री आती है। तो यहाँ हिंदी में हम अभिलेखन कहें और इंग्लिश में इसको क्या कहें, रिकॉर्डिंग कहें। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके जनरल से है, यानी कि अकाउंट की जो पहली स्टेप है। अकाउंटिंग प्रोसेस को आज हम अकाउंट की स्टेज जो है उससे कनेक्ट करने वाले हैं। तो अकाउंट की जो पहली स्टेप जिसको हम जनरल कहते हैं, जिसमें वन अकाउंट डेबिट होता है और वन अकाउंट क्रेडिट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड एंड जनरल इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंट की जो पहली स्टेप जनरल है वो यहाँ किससे रिलेटेड है, तो जब आपसे बात की जाए कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा इज रिलेटेड टू, तो आप याद रखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल। क्योंकि जनरल में सबसे पहले क्या किया जाता है, अभिलेखन किया जाता है। और किसको, जो फाइनेंशियल आपके पास क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए रिकॉर्डिंग का संबंध किससे है, तो रिकॉर्डिंग का संबंध जनरल से है। इसके बाद फिर क्लासीफाई किया जाएगा। तो क्लासीफाई को हिंदी में हम वर्गीकरण कहते हैं। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका लेजर से है, जिसको हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। ये अकाउंट की दूसरी स्टेप है, खाता बही।
तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि खाता बही का संबंध किससे है, आइडेंटिफिकेशन से है कि मेजरिंग से है कि रिकॉर्डिंग से है कि क्लासीफाइंग से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लासीफाई, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जनरल में सारे ट्रांजैक्शन को एक के बाद एक डेट वाइज लिख लिया जाता है, लेकिन लेज़र में हर एक चीज़ का पर्टिकुलर एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कि राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, हर एक चीज़ का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। कुल मिला के जनरल में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन को यहाँ हम क्लासीफाई करते हैं, उनको वर्गीकरण करते हैं, उनको हम बांट देते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग कहते हैं। और क्लासीफाइंग का रिलेशन किससे है, लेज़र से है। इसके बाद आगे आप देख रहे होंगे समराइजिंग लिखा है, समराइजिंग का मतलब सारांश होता है। तो अब सारांश से आप अंदाज़ा लगाइए कि सारांश कहाँ निकाला जाता है। तो खातों के शेषों का सारांश क्या कहलाता है, तो वो तलपट कहलाता है। तो इसका संबंध आपके किससे हो गया, तलपट से हो गया। तलपट को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तलपट को इंग्लिश में हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए यदि कि समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा कहाँ होता है, तो डेटा समराइज कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है, तलपट में होता है। तलपट में खातों के सारांश निकाले जाते हैं और तलपट को हम हिंदी में परीक्षा सूची भी कहते हैं। तो आपका रिकॉर्डिंग किससे रिलेटेड हो गया, आपके जनरल से रिलेटेड हो गया। क्लासीफाई आपका किससे रिलेटेड हो गया, लेज़र से रिलेटेड हो गया, जिसको हम खाता बही कहते हैं। और समराइजिंग किससे रिलेटेड हो गया, ये ट्रायल बैलेंस है, यानी कि सारांश आपका तलपट से रिलेटेड हो गया। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं और क्या है, स्क्रीन पर एनालाइजिंग दिया है और उसके साथ इंटरप्रिटेशन दिया है। हिंदी में ये दो ऑप्शन अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में ये एक ही स्टेज में है। तो एनालाइजिंग कहाँ होती है, तो आप समझ लें। अच्छा, एक फैक्ट आप यहाँ और समझ लें कि जो समराइजिंग है, समराइजिंग का रिलेशन सिर्फ ट्रायल बैलेंस से नहीं है, बल्कि समराइजिंग का रिलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। एफ भी हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब वित्तीय विवरणों से है। तो समराइज करने की बात हो तो समराइज में दो चीज़ें आती हैं, ट्रायल बैलेंस भी आता है, तलपट का बनाना भी आता है। और तलपट की हेल्प से फाइनेंशियल अकाउंट जो हम तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वित्तीय विवरण, वो भी यहीं आएंगे। तो तलपट और वित्तीय विवरण का संबंध किससे है, सारांश से है, मतलब कि समराइजिंग करने से है। तो फाइनेंशियल डेटा जब समराइज होता है, इसका मतलब उसका संबंध ट्रायल बैलेंस से होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमने आपको बताया। तलपट और वित्तीय विवरणों को तैयार करना सारांश से संबंधित है, इसको आप याद रखिए। अब अगली स्टेज हम पढ़ रहे थे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन जो है, ये पूछ लिया जा सकता है कि एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कब होता है, कहाँ होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। जो एनालिसिस होता है पर्टिकुलर, और वो एनालिसिस आपका कहाँ होता है, तो वो एनालिसिस आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। तो आप समझ लें कि आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन जो कि आपका क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। और प्रबंधकीय लेखांकन क्या होती है, जब वित्तीय लेखांकन का काम खत्म होता है, वहाँ से प्रबंधकीय लेखांकन का काम शुरू होता है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कब शुरू होता है, जहाँ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का काम खत्म हो जाता है, तो फिर शुरू हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम। तो याद रखिए, आपको एक फैक्ट ये भी बता दिया कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के बाद कौन सी अकाउंटेंसी काम में लाई जाती है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो मैनेजरियल अकाउंटिंग है। हिंदी में जिसको हम प्रबंधकीय लेखांकन या प्रबंधकों के लिए लेखांकन भी कहते हैं। और इसका काम कब शुरू होता है, जहां वित्तीय लेखांकन का काम खत्म होता है, वहां से प्रबंधकीय लेखांकन का काम शुरू होता है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, जहां फाइनेंशियल रिकॉर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तैयार हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब रिकॉर्ड तैयार हो जाएंगे, तभी आप उनका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे,
उनका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पर भविष्य में नीतियाँ बनाएंगे। तो विश्लेषण यानी एनालिसिस मतलब क्या होता है, ये डीपली डिस्कशन होता है और फ्यूचर में जब हम पॉलिसी फार्मुलेट करते हैं तो उसको हम निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो आई होप ये दोनों वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, ये दोनों चीज़ें प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित हैं। अब आखिरी में जब हमारा कंप्लीट हो जाता है एनालिटिंग, हमारा एनालिसिस हो गया, हमारा इंटरप्रिटेशन यानी विश्लेषण और निर्वचन हो गया, तो फिर उस डेटा को कम्युनिकेट कर दिया जाता है इंटरनल टू एक्सटर्नल यूज़र। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी जनरेट हो सकता है कि लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। तो आपको पता है कि जो आपका अकाउंटिंग स्टेज हैं या अकाउंटिंग प्रोसेस हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, आइडेंटिफिकेशन से होती है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो इकोनॉमिक इवेंट है कि नहीं, वो मनी के टर्म में है कि नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई करना, श्योर करना कि हाँ वो फाइनेंशियल डेटा है, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा ही रिकॉर्ड के काबिल होता है, रिकॉर्ड के लायक होता है और उसको हम अभिलेखित करते हैं, मतलब कि रिकॉर्ड करते हैं। तो आप ये याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन जनरेट होकर आएगा कि लेखांकन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, या तो ये पूछा जाएगा, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये पूछा जाएगा। तो आप कम्युनिकेशन बताएंगे और कम्युनिकेशन किन से होता है, एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र से होता है। अभी इसी वीडियो में हम आपको इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल डेटा और एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल डेटा बताने वाले हैं और बहुत डीप में ये वीडियो आपके साथ डिस्कस होगा। साथ ही हम मैच दी कॉलम भी लेकर आए हैं और आपको एनालिटिकल थिंकिंग से बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से जो है आप उनके आंसर करेक्ट देंगे। चलिए अब हम स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब यहाँ देख लें, जो चीज़ आपको हिंदी में दिखाई दे रही है ये अभी हमारे पास इंग्लिश में आगे भी मौजूद है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको घबराएं नहीं, इंग्लिश में भी हम सॉल्व करेंगे और हिंदी में भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम आपको ये मैच करके बता देते हैं कि पर्टिकुलर किसकी किससे मैचिंग होगी। इससे आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन 4-5 मैच दी कॉलम के या 6-8 मैच दी कॉलम के आपके आ जाते हैं और आप वहाँ कई बार सही कर देते हैं, कई बार गलत भी कर देते हैं। तो कैसे एनालिटिकल थिंकिंग हो, ये हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर है। तो चलिए सबसे पहले करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, चालू दायित्व और चालू संपत्तियों चालू दायित्वों का अंतर दिया है। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, तो आपका पहले की मैचिंग हो जाएगी कार्यशील पूंजी से, क्योंकि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी करते हैं तो क्या आ जाता है, आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो पहले का आंसर आपका 8th हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन प्रॉफिट है, तो बताइए प्रॉफिट को हम कहाँ मैच करते हैं। प्रॉफिट को हम मैच करते हैं कैपिटल में। क्यों करते हैं कैपिटल में, इंक्रीज में, क्योंकि प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल। आपने फाइनल अकाउंट बनाए, बताइए लाभ होने से पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में आप लाभ जोड़ते हैं। इंग्लिश वाले भी समझ लें कि प्रॉफिट कहाँ ऐड किया जाता है, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाता है और कैपिटल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये दूसरा आंसर आपका हो जाएगा। अभी इंग्लिश में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद व्यवसाय की भाषा क्या होती है, तो व्यवसाय की जो भाषा होती है उसको हम बोलते हैं लेखांकन की शाखा, मतलब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो उसको ब्रांच ऑफ क्या कहा जाता है, उसको आपको ये एक मिनट इसको समझ लें, ये गलत है, फ़िलहाल इसको दोबारा फिर से समझ लेते हैं। फिर से देखिए, ये चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का संबंध किससे है, तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व कार्यशील पूंजी से है, तो पहले का 8वां हो जाएगा। दूसरा आपको लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट का रिलेशन अब भी हमने आपको बताया, प्रॉफिट किसको इंक्रीज़ करेगा, पूंजी को बढ़ाएगा। अब व्यवसाय जो होता है उसकी भाषा क्या है, तो व्यवसाय की जो भाषा होती है, जो हम लेखांकन करते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर लेखांकन होगा। लेखांकन की शाखा नहीं है। लेखांकन की अगर शाखा की बात करें तो
प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब कि 8th पॉइंट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। व्यवसाय की भाषा जो है मतलब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो है वो क्या है, आपका अकाउंटिंग है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उनको रिकॉर्ड करने का ही नाम है। अब व्यापारिक बट्टा क्या होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है क्या करता है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा विक्रय में वृद्धि करता है, मतलब सेल्स में इंक्रीज करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेखांकन का उद्देश्य क्या है, तो लेखांकन का उद्देश्य हम देख लेते हैं। लेखांकन का उद्देश्य जो है वो वित्तीय स्थिति का क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नंबर 6 देख लेते हैं। तो आगम व्यय क्या होते हैं, आगम व्यय 1 वर्ष के अंतराल में होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विथ इन 1 ईयर होते हैं, 1 साल के अंतर्गत समाप्त हो जाते हैं। तो छठवें का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 7th हो जाएगा। ख्याति आप सबको पता है एक अमूर्त संपत्ति है, गुडविल इज़ इंटेंजिबल असेट। इसके बाद आगे क्या दिया है, प्रबंधकीय लेखांकन को हमने मैच कर दिया क्योंकि ये लेखांकन शाखा से है। संक्षिप्तीकरण अभी आपको बताया, जिसको हम क्या कहते हैं, समराइज करना कहते हैं। तो यहाँ बात समराइजिंग की हो रही है, तो आप बताइए समराइजिंग में क्या बताया था हमने। 2 फैक्ट आपको समराइजिंग में बताए थे कि समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस आएगा और फाइनल अकाउंट। तो यहाँ समराइजिंग यानी संक्षिप्तीकरण जो है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध आपके वित्तीय विवरण बनाने से है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेकिंग से है। तो इंग्लिश में ये मैच हो जाएगा समराइजिंग। और किसके साथ मैच होगा, तो मैचिंग विथ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, मतलब वित्तीय स्थिति विवरण बनाना। और अब दायित्व बचा है। दायित्व आप सबको पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ण, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है, दायित्व है। तो इस तरीके से इसको मैच करेंगे। आंसर भी नीचे दिए गए हैं, आप 1 to 10 जो है वो प्रॉपर मैच कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं, और यही एनालिटिकल हमारी थिंकिंग का हिस्सा है, ताकि आपको सही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए। एक बार हम इंग्लिश में भी मैच कर देते हैं, ताकि आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी किससे रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल से है। प्रॉफिट क्या करता है, तो प्रॉफिट जो है वो आपके कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है, तो इसको हमने अकाउंटिंग से मैच करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है, ट्रेड डिस्काउंट हमें प्रॉफिट, हमारे सेल्स को इंक्रीज़ करता है, तो आखिरी पॉइंट्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग रखने का उद्देश्य है हमारे बिजनेस में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना। फिर इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बेनिफिट है, 1 ईयर के अंतर्गत है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 साल के अंतर्गत जो होगा वो आपका रेवेन्यू होगा, और जो कैपिटल होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल असेट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम हमने बताया, कॉस्ट, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ख़त्म होता है वहाँ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रिलेटेड है ब्रांच ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट ये सब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। समराइजिंग का हमने आपको बताया था, डेटा समराइजिंग 2 जगह होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में। और लाइबिलिटी आपका क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है। आई होप ये मैचिंग आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, रियलाइबिलिटी, रिलेवेंस होता, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होती है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसी से संबंधित देखिए हमारे पास हिंदी में भी सूचना है, तो यहाँ हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देते हैं, दोनों स्टूडेंट्स को कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। तो यहाँ ये क्वांटिटेटिव, आपकी क्वांटिटेटिव क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस बात की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, बोधगम्यता होना चाहिए, जिसको हम अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं।
तो अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है, हमारा डेटा ऐसा सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब डेटा इस वे में रखा जाए कि हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हमें समझ में आ रहा है डेटा, लेकिन हमने किसी और को दिया तो वो नहीं समझ पा रहा, तो वो कैसे अंडरस्टैंडिंग एबल होगा। तो अंडरस्टैंडेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि डेटा जो है वो ईजी होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि हमने जो डेटा तैयार किया है वो दूसरे लोगों के भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहला गुण या विशेषता बोधगम्यता का है। बोधगम्यता को हिंदी में हम इंग्लिश में हम अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हमारे डेटा में होना चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब रियलाइबिलिटी है, तो डेटा हमारा रियलाइबल होना चाहिए। अब डेटा रियलाइबल कब होगा, डेटा रियलाइबल तब होगा जब हमारे पास जो फाइनेंशियल डेटा है, जो वित्तीय सूचनाएं हैं, उन वित्तीय सूचनाओं से संबंधित हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास उनसे संबंधित क्या होना चाहिए, बाउचर होना चाहिए, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रमाणक। मतलब कोई भी चीज़ जो हमने रिकॉर्ड की है उसका हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, और उन एविडेंस को हम क्या कहते हैं, प्रमाणक, यानी उस बात का प्रमाण जो लेन देन हुआ है। जैसे हमारे पास इनवॉइस हो, कैश मेमो हो, इसके अलावा रिसिप्ट हो, पेमेंट की कोई स्लिप हो, तो ये सारी चीज़ें बाउचर कहलाती हैं। मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन है उसके सपोर्ट में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उनको हम बाउचर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाउचर का संबंध किससे है, तो रियलाइबिलिटी से है, मतलब विश्वसनीयता से है। आपका डेटा तभी रियलाइबल माना जाएगा जब उसमें बाउचर नंबर लिखा हो और बाउचर प्रॉपर जो है वो मेंशन हो। इसके बाद संवर्धितता लिखा है। संवर्धितता को रिलीवेंस कहते हैं इंग्लिश में। रिलीवेंस का मतलब ये होता है कि जैसे डेटा हमने तैयार किया, तो 1 अप्रैल से अगर हमने डेटा लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेटा हम एक फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगर हमने लिया है तो वो पर्टिकुलर एक ईयर से रिलीवेंस है और रिलेटेड एक बिजनेस से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने अपने बिजनेस में अपने डेटा को तो यूज़ किया, साथ में दूसरे बिजनेस के डेटा को भी यूज़ कर लिया, तो वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि हमने दूसरे बिजनेस का डेटा, हमारे पास जैसे 2 बिजनेस हैं और एक हम आयरन का बिजनेस करते हैं, एक कपड़े का बिजनेस, तो कपड़े के बिजनेस को हम आयरन के बिजनेस में नहीं लिख सकते और आयरन के बिजनेस को हम क्लॉथ के बिजनेस में नहीं लिख सकते। ये तो इररिलेवेंस हो गया। तो रिलेवेंस का मतलब क्या होगा, संवर्धता का मतलब ये होगा कि कपड़े का हिसाब अलग और लोहे के बिजनेस का व्यापार जो है, हमारा लोहा व्यापार है, उस बिजनेस का हिसाब किताब हम अलग रखें और इस बिजनेस का हिसाब किताब अलग रखें, ताकि दोनों जो हैं उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें मिले। आखिरी तुलनात्मकता देख लेते हैं कि तुलनात्मकता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम कंपेरेबिलिटी कहते हैं। डेटा हमारा एक ईयर का होना चाहिए, पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड का डेटा होगा, तो अगले साल के डेटा पर हम फिर क्या कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। और पिछले 2 ईयर का डेटा है, जैसे 2018-19 का हमारे पास डेटा है, 2018-19 का हमारे पास डेटा है और 2019-20 का हमारे पास डेटा है। तो बताइए दोनों डेटा में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारा डेटा ऐसा होना चाहिए ताकि पिछले साल की तुलना में इस साल हमें क्या करना है ये पता चल सके, और 2 ईयर का डेटा हम कंपैरेटिवली स्टडी कर सकें कि अब हमें आगे क्या करना है और पर्टिकुलर किस चीज़ पे और ध्यान देना है, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये कंपैरिजन हमारे डेटा में होना चाहिए। तो कंपैरेबिलिटी डेटा में मौजूद होना चाहिए। तो ये 4 विशेषताएं हैं, इनको आप याद रखिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हैं उनमें ये 4 गुण पाए जाना चाहिए। अब हम आपको एक इंटरनल फैक्ट और यहाँ बता देते हैं कि ये विश्वसनीयता का मतलब होता है क्या, रियलाइबिलिटी। तो डेटा रियलाइबल जब होगा तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका वैलिड माना जाएगा। तो याद रखिए डेटा जब रियलाइबल होता है तो वो क्या हो जाता है, वैलिड। तो याद रखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्वसनीयता मतलब रियलाइबिलिटी का संबंध किससे है, तो वैलिडिटी से है। अगर डेटा रियलाइबल होगा तो वो क्या होगा, वैलिड भी होगा। या हम ऐसा कह लें डेटा अगर वैलिड होगा तो वो क्या होगा, रियलाइबल भी होगा। तो वैलिडिटी होना चाहिए। और वैलिडिटी किससे आती है, तो बाउचर से आती है। वैलिडिटी कब आएगी, वैधता
जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और डेटा वैध कब माना जाएगा, वैलिड कब माना जाएगा, जब उसमें वाउचर रिकॉर्ड किए जाएं, मतलब कैश मेमो लगा दिया जाए, कैश मेमो का नंबर हो, या कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने किया उसका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, चाहे वो कैश मेमो हो, कैश स्लिप हो, इनवॉइस हो यानी बीजक हो, कोई बिल हो, इन सब को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं, प्रमाणक कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं और स्क्रीन पर आपको क्या दिया गया है। जो अभी हमने सॉल्व किया ये दिया है, और ये सब्जेक्ट देखिए अभी हमने आपको जो इंग्लिश में समझाया वही चीज़ें हिंदी में समझाया, वही चीज़ें इंग्लिश में यहाँ दी गई हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को आप याद कर लें। इन चारों पॉइंट्स का फाइनेंशियल डेटा में मौजूद होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि वो डेटा फिर क्या हो सके, वैलिड हो सके, वो डेटा ऑथेंटिक हो सके। तो वैलिड डेटा होना, ऑथेंटिक डेटा होना जो है वो उसकी रियलाइबिलिटी का सबूत होता है। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इसलिए होना चाहिए ताकि हमें डेटा समझ में आ जाए कि प्रॉपर वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और 2 साल के डेटा को आपस में कंपैरिजन करके हम कुछ रिजल्ट निकाल सकें, कुछ नतीजे पर पहुंच सकें, इसलिए कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। रिलेवेंस इसलिए होना चाहिए ताकि जो डेटा रखा गया है वो पर्टिकुलर एक बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, किसी और मैटर से रिलेटेड होगा, तो आपका डेटा जो है वो रियलाइबल नहीं होगा। इसलिए उसका रिलेवेंस होना, डेटा का व्यापार से संबंधित होना, लेन देन का व्यापार से संबंधित होना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो हमने आपको बताया था, अकाउंट की आखिरी स्टेज का नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस की आखिरी स्टेज का नाम क्या है, तो आखिरी स्टेज का नाम क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का रिलेशन किससे है, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र से है। तो जो कंपनी के अंतर्गत लोग आते हैं उनसे संबंधित अगर कोई डेटा हमसे लेता है तो वो इंटरनल यूज़र माने जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी के ही हैं, वो साझेदारी फर्म के ही हैं या एकाकी व्यापार के हैं। लेकिन अगर कंपनी के बाहर डेटा जाएगा तो बाहर डेटा जो जाएगा वो एक्सटर्नल यूज़र के पास जाएगा, जिसकी लिस्ट आपको दी गई है। ये सारी लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। ये थोड़ी सी अपडेटेड लिस्ट है इसलिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप अगर वो देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र मिल जाएंगे। तो याद रखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में संचार कहते हैं। और ये अकाउंटिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेज है, तो ये लास्ट स्टेज है, इतना याद रखिए। लास्ट स्टेज और 1 स्टेज पूछ ली जाती है, या बीच की 4 स्टेज को सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है कि इसको सही क्रम में जमाएं, तो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। और इस प्रोसेस का नाम एनालिटिकल थिंकिंग है। हम अपने पेड ग्रुप में जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे पेड ग्रुप के भी मेंबर बन जाइए, ताकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।